बहुत पुराने जमाने की बात है, जब ना रेल चलती थी, ना बिजली के चमकदार बल्ब होते थे और ना शहरों में ऊंची इमारतों का जंगल था। उस वक्त जमीन ज्यादा हरियाली से भरी होती थी, दरियाओं का पानी शीशे की तरह साफ होता था और लोगों के दिल आज के मुकाबले में ज्यादा नर्म और साफ समझे जाते थे। उन्हीं दिनों एक दूर दराज वादी में, जहां चारों तरफ पहाड़ों का हल्का था और बीच से एक नीला दरिया बहता था, एक छोटा सा गांव आबाद था जिसका नाम नूराबाद था। नूराबाद में एक गरीब मगर इज्जतदार आदमी रहता था जिसका नाम करीम बख्श था। उसकी दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी थी, कमर थोड़ी झुकी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी रोशनी और दिल में सच्चाई बसी हुई थी। उसकी बीवी का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था और उसकी जिंदगी का सहारा सिर्फ उसके 3 बेटे थे, सलमान, रेहान और फैज़ान। तीनों भाई एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थे, जैसे एक ही दरख्त की 3 शाखें अलग अलग सिमतों में फैल जाती हैं। बड़ा बेटा सलमान कद में लंबा, जिस्म से ताकतवर और चेहरे से संजीदा था। उसकी बात कम होती थी लेकिन काम ज्यादा। वो खेतों में सुबह से शाम तक मेहनत करता, बैलों को हल में जोतता, पानी के नहरों को साफ करता और फसल की हिफाजत करता। गांव वाले कहते थे कि अगर सलमान जैसा बेटा हर घर में हो तो कोई भूखा ना सोए। दूसरा बेटा रेहान बिल्कुल मुख्तलिफ मिजाज का था। उसकी आंखों में हमेशा कोई ना कोई ख्वाब तैरता रहता। वो दरिया के किनारे बैठकर पानी में पत्थर फेंकते हुए लंबे अरसे तक सोचता रहता। कभी लकड़ी पर नक्श बनाता, कभी मिट्टी से छोटी छोटी सूरतें घड़ देता। लोग कहते थे कि उसका दिल शहर के किसी फनकार जैसा है जो गलती से गांव में पैदा हो गया। सबसे छोटा फैज़ान था, हंसमुख, तेज जुबान और तेज दिमाग का मालिक। वो हर बात में मजाक ढूंढ लेता, हर मुश्किल का आसान हल निकाल लेता और हर अनजान से 2 मिनट में दोस्ती कर लेता। लेकिन उसमें थोड़ी शरारत और थोड़ी लापरवाही भी थी। करीम बख्श अक्सर उसे समझाता, बेटा, जिंदगी सिर्फ हंसने का नाम नहीं, जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है। तीनों भाई अपने बाप से बहुत मोहब्बत करते थे। शाम को जब काम खत्म होता, तीनों उसके पास चरपाई के गिर्द बैठ जाते। करीम बख्श उन्हें पुराने वक्तों के किस्से सुनाता, बहादुर सिपाहियों के, इंसाफ पसंद बादशाहों के और उन लोगों के जो सच और ईमानदारी की वजह से याद रखे गए। एक दिन करीम बख्श सख्त बीमार हो गया। उसकी सांस भारी हो गई, चेहरा जर्द पड़ गया। गांव के हकीम ने जड़ी बूटी दी, दुआएं की गईं, लेकिन उसकी तबीयत दिन ब दिन गिरती गई। तीनों भाई उसकी चरपाई के पास बैठे रहते, उनकी आंखों में डर था जिसे वो एक दूसरे से छुपाने की कोशिश करते। एक रात करीम बख्श ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, मेरे बेटो, शायद मेरा वक्त करीब है। मैं तुम्हें कोई दौलत, सोना या ज़मीन नहीं दे सकता, मगर मेरे पास एक राज है, एक अमानत जो मैं तुम तीनों को देना चाहता हूँ। तीनों भाई और करीब होकर बैठ गए। उसने तकिए के नीचे से एक पुराना सा कपड़े का थैला निकाला। थैला खोलकर उसने 3 छोटी छोटी चीज़ें निकाली, एक पुरानी लोहे की अंगूठी, एक चांदी का सिक्का और एक छोटा सा शीशे का मोती जो रोशनी में हल्की सी चमक रहा था। ये आम चीज़ें नहीं, उसने कहा, ये मुझे मेरे बाप ने दी थी और उन्हें उनके बाप ने। इनमें से हर चीज़ एक आजमाइश है, इन्हें संभाल कर रखना, मगर इनकी असली ताकत तब समझ आएगी जब तुम घर से दूर दुनिया के रास्ते पर निकल चुके होगे। सलमान ने लोहे की अंगूठी उठाई, रेहान ने शीशे का मोती अपने हाथों में लिया और उसकी चमक को गौर से देखा। फैज़ान ने चांदी का सिक्का उछालकर पकड़ा, लेकिन बाप की संजीदगी देखकर उसे सीने से लगा लिया। एक दिन तुम तीनों को इस गांव से बाहर जाना होगा, करीम बख्श ने धीमी आवाज़ में कहा। जिंदगी की असल सीख घर की दीवारों के अंदर नहीं मिलती। याद रखना, अलग अलग रास्तों पर चलना, लेकिन दिल का रिश्ता कभी टूटने ना देना। उस रात के बाद करीम बख्श की हालत और ख़राब हो गई और कुछ ही दिनों में वो दुनिया से रुखसत हो गया। पूरा गांव उसके जनाजे में शामिल हुआ। तीनों भाई चुपचाप खड़े थे, जैसे उनके सर से साया उठ गया हो। बाप की वफ़ात के बाद घर और ज़मीन की जिम्मेदारी सलमान पर आ गई, लेकिन उसके दिल में बाप की बात गूंजती रहती, घर से बाहर जाना होगा। रेहान रात को अक्सर आसमान को देखता और सोचता कि दुनिया कितनी बड़ी होगी। फैज़ान कभी कभी चुप हो जाता, जो उसके मिजाज के खिलाफ था। 1 महीने बाद एक शाम तीनों भाई चरपाई पर बैठे थे। सलमान ने गहरी सांस लेकर कहा, अब्बा ठीक कहते थे, हम हमेशा यहाँ नहीं रह सकते, हमें देखना होगा कि दुनिया कैसी है। रेहान ने हाँ में सर हिलाया, शायद मेरी मंजिल कहीं और हो। फैज़ान ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर चलो देखते हैं किस्मत हमारे लिए क्या कहानी लिखकर बैठी है। अगले दिन सुबह तीनों ने गांव वालों से रुखसत ली। हर एक ने थोड़ा सा सामान बांधा, कुछ रोटी, कुछ खजूर, पानी का मशकीज़ा और सबसे अहम अपनी अपनी वो चीज़ जो बाप ने दी थी। गांव के किनारे पर वो जगह आई जहां से रास्ता 3 सिमतों में बढ़ जाता था, एक पहाड़ की तरफ, एक दरिया के साथ साथ दूर शहरों की तरफ और तीसरा घने जंगल की तरफ।
तीनों भाई वहां रुक गए। हवा हल्की सी चल रही थी, जैसे वक्त भी ठहर कर उनका फैसला देख रहा हो। सलमान ने कहा, मैं पहाड़ की तरफ जाऊंगा, वहाँ सख्त मेहनत होगी, लेकिन शायद मेरी ताकत का असल इम्तिहान वही है। रेहान ने दरिया की तरफ देखा, मुझे पानी की आवाज़ बुला रही है, मैं इस रास्ते पर जाऊंगा। फैज़ान ने जंगल की घनी तरफ देखा, जहाँ अंधेरा सा था। उसने हल्का सा हंसा, और मैं उस जगह जाऊंगा जहाँ लोग कम और कहानियाँ ज़्यादा मिलती हैं। तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया। सलमान की गिरफ्त मजबूत थी, रेहान की आंखें नम, और फैज़ान की मुस्कुराहट के पीछे हल्का सा डर छुपा हुआ। फिर वो 3 सिमतों में चल दिए, और उन्हें खुद भी नहीं पता था कि उनका सफ़र सिर्फ उनकी किस्मत ही नहीं, बल्कि पूरी वादी की तकदीर बदलने वाला है। सलमान ने जब पहाड़ की तरफ कदम बढ़ाए तो ज़मीन धीरे धीरे सख्त होती गई। सब्ज घास की जगह पत्थर और चट्टानें आ गईं। नीचे वादी धुंधली सी दिखने लगी, जैसे बचपन की यादें जो दूर होती जाती हैं। हवा ठंडी थी, लेकिन उसमें एक खामोश सख्ती थी जो इंसान को आजमाइश का एहसास दिलाती है। पहले दिन ही उसे समझ आ गया कि ये सफ़र आसान नहीं। रास्ते सीधे नहीं थे, बल्कि टेढ़े मेढ़े, कभी ऊपर कभी नीचे। कभी पत्थर फिसल जाता, कभी पैर किसी दरार में अटक जाता। लेकिन सलमान का जिस्म मेहनत का आदी था। उसने अपनी लाठी मजबूती से पकड़ी और चलता रहा। दूसरी तरफ रेहान दरिया के साथ साथ चल रहा था। पानी की रवानी उसके दिल को सुकून दे रही थी। दरिया कभी पतला हो जाता, कभी अचानक चौड़ा होकर धूप को आईने की तरह चमका देता। रेहान हर मंजर को आंखों में बसाता जा रहा था। दरख्तों के साए, पानी पर तैरती रोशनी, दूर कहीं परिंदों की पुकार। उसे महसूस हो रहा था कि वो सिर्फ चल नहीं रहा, बल्कि दुनिया को देखना सीख रहा है। और फैज़ान, उसने जंगल का रास्ता पकड़ा। पहले तो दरख्त दूर दूर थे, फिर धीरे धीरे इतने घने हो गए कि आसमान सिर्फ पत्तों के दरमियान से झलकता। हवा में मिट्टी, पत्ते और किसी अनजान फूल की खुशबू मिली हुई थी, लेकिन साथ ही साथ अजीब सी आवाज़ें भी, कहीं से टूटती हुई टहनी, कहीं से हल्की सी घरघराहट। फैज़ान ने अपने आप से कहा, डरना मना है, मगर दिल की धड़कन थोड़ी तेज़ हो गई थी। सलमान शाम तक पहाड़ की बुलंदी पर एक छोटी सी बस्ती तक पहुंच गया। यहाँ घर पत्थर के बने थे, छत पर लकड़ियाँ और मिट्टी डाली हुई थी। लोगों के चेहरे सख्त मौसम की तरह खुरदुरे, लेकिन आंखों में सीधापन था। एक बूढ़ा आदमी उसे देखकर बोला, अजनबी हो? सलमान ने अदब से सर झुकाया, जी, काम की तलाश में हूँ, मेहनत से घबराता नहीं। बूढ़ा मुस्कुराया, तो फिर तुम सही जगह आए हो, यहाँ जिंदगी ही मेहनत का नाम है। उस बस्ती का नाम संगपुर था। यहाँ के लोग पहाड़ से पत्थर काटकर नीचे शहरों में बेचते, लकड़ी काटकर सर्दियों के लिए जमा करते और बकरियां पालते। सलमान ने अगले ही दिन से काम शुरू कर दिया। पत्थर तोड़ना, बोरियां उठाना, बर्फ़ जैसी ठंडी सुबह में उठकर पानी लाना, उसने कोई शिकायत ना की। लेकिन उस रात जब वो अकेले छोटी सी झोपड़ी में लेटा, उसने बाप की दी हुई लोहे की अंगूठी निकाली। वो आम सी लगती थी, थोड़ी सी जंग लगी हुई। उसने उसे उंगली में पहना और आंखें बंद कर लीं। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे उसका जिस्म हल्का सा गर्म हो रहा हो। थकान जो दिन भर की मेहनत से हड्डियों में उतर गई थी, धीरे धीरे कम होने लगी। उसने हैरानी से अंगूठी को देखा, फिर अपने हाथ को। ये क्या? वो धीरे से बोला। उस रात उसे नींद गहरी आई, और सुबह जब उठा तो उसका जिस्म किसी नौजवान पहाड़ी बैल की तरह मजबूत महसूस हो रहा था। रेहान तीसरे दिन एक छोटे से कस्बे में पहुंचा जो दरिया के किनारे बसा था। यहाँ रंग बिरंगी कश्तियाँ बंधी होती थीं और बाजार में कपड़े, मिट्टी के बर्तन और रंगों की खुशबू थी। एक कोना ऐसा भी था जहाँ कुछ लोग तस्वीरें बना रहे थे, कागज़ पर, कपड़े पर, हत्ता के दीवार पर। रेहान की सांसें तेज़ हो गईं। वो धीरे से उनके पास बैठ गया। एक बुजुर्ग फनकार ने उसकी आंखों का शौक देखकर पूछा, तुम भी बनाते हो? रेहान ने शर्माते हुए मिट्टी पर उंगली से एक परिंदा बना दिया, सिर्फ कुछ लकीरें, लेकिन जिंदा सी। बुजुर्ग की आंखें चमक उठीं, तुम्हारे हाथ में नज़र है। उसका नाम उस्ताद हामिद था। उसने रेहान को अपने पास रख लिया। रंग मिलाना, ब्रश बनाना, रोशनी और साए को समझना, रेहान हर चीज़ प्यासे की तरह सीखने लगा। एक रात वो अकेला बैठा शीशे का मोती देख रहा था। उसने उसे दिए की रोशनी के सामने रखा। मोती से रोशनी गुजरी तो दीवार पर अजीब सा नक्श बना, जैसे किसी चेहरे का धुंधला सा खाका। रेहान का दिल जोर से धड़का। उसने मोती को घुमाया, नक्श बदला। अब वो चेहरा उदास लग रहा था। ये तस्वीर नहीं, एहसास दिखा रहा है, उसने खुद से कहा। फैज़ान जंगल में तीसरी रात तक भटकता रहा। 2 दिन उसे सिर्फ जंगली फल और पानी पर गुजरना पड़ा। रात को आवाज़ें और तेज़ लगती, कभी उसे लगता कोई उसे देख रहा है। तीसरी रात जब वो आग जलाकर बैठा था, अचानक झाड़ियों में से एक हल्की सी कराह की आवाज़ आई।
फैजान ने लाठी उठाई, लेकिन करीब जाकर देखा तो एक छोटा सा हिरन का बच्चा जख्मी पड़ा था। उसकी टंग में कांटा घुसा हुआ था। फैजान का दिल पिघल गया। अरे तू तो मुझसे भी ज्यादा फंसा हुआ है, उसने नरमी से कहा। धीरे से कांटा निकाला, कपड़े का टुकड़ा फाड़कर पट्टी बांधी। हिरन का बच्चा कुछ देर उसे देखता रहा, फिर धीरे धीरे उठकर झाड़ियों में घुस गया। फैजान वापस आग के पास आया तो देखा कि उसका चांदी का सिक्का जमीन पर पड़ा हल्की सी रोशनी दे रहा था। उसने उसे उठाया। सिक्के पर जो नक्श पहले धुंधला था अब साफ था। एक दरख्त और उसके नीचे 3 साए। ये तो हम तीनों जैसा है, उसने फुसफुसाया। उसी वक्त जंगल की हवा बदली। पहले जो डर लग रहा था अब हल्की सी अपनायत महसूस हुई, जैसे जंगल ने उसे कबूल कर लिया हो। उसे खबर ना थी कि उसका एक छोटा सा नेक काम उसकी किस्मत का पहला दरवाज़ा खोल चुका है। और तीनों भाई अपने अपने रास्ते पर सिर्फ सफ़र नहीं कर रहे, बल्कि उन चीज़ों को जगा रहे थे जो सदियों से उनका इंतज़ार कर रही थी। सांगपुर में दिन सख्त थे, लेकिन रातें और भी सख्त। ठंडी हवा चट्टानों से टकराकर ऐसी चीख पैदा करती जैसे कोई पुरानी रूह अपनी कहानी सुना रही हो। एक रात जब लोग आग के गिर्द बैठे थे, गांव का सरदार, जिसका नाम बैदर खान था, संजीदा लहजे में बोला, इस साल पहाड़ बेचैन हैं। सलमान ने पूछा, बेचैन? बैदर खान ने दूर अंधेरे में उभरती ऊंची चोटी की तरफ इशारा किया। वहाँ ऊपर पुरानी सुरंग है। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि उसमें से कभी कभी अजीब आवाज़ आती है। जो भी ज़्यादा करीब गया वापस कम ही आया। सलमान ने चुपचाप सुना। उसके हाथ में लोहे की अंगूठी हल्की सी गर्म महसूस हुई, जैसे किसी बात पर रिएक्ट कर रही हो। अगले दिन 2 मजदूर पत्थर काटते हुए गायब हो गए। उनके औजार सुरंग के मुंह के पास मिले। गांव में खौफ फैल गया। बैदर खान ने लोगों को रोका, कोई वहां नहीं जाएगा। लेकिन सलमान का दिल बेचैन था। रात को उसने अंगूठी पहनी, लाठी उठाई और अकेला निकल पड़ा। चांद आधा था, रोशनी कम। सुरंग का मुंह अंधेरे का एक बड़ा जख्म लग रहा था पहाड़ की छाती पर। जैसे ही वो अंदर गया, ठंडी हवा का झोंका उसे लगा, मगर साथ ही एक अजीब सी धड़कन, जैसे ज़मीन के अंदर कोई जिंदा चीज़ सांस ले रही हो। आगे जाकर उसने देखा कि रास्ते में बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए हैं और नीचे गहरा गड्ढा सा है। उसने जोर लगाकर एक पत्थर हटाया। अनहोनी बात हुई, जो पत्थर 2 आदमियों का काम लगता था, वो उसके हाथ से आसान से हिल गया। उसने हैरानी से अपनी उंगली देखी। अंगूठी तेज़ गर्म थी। नीचे से हल्की सी आवाज़ आई, बचाओ। सलमान झुककर नीचे उतरा। दोनों मजदूर जिंदा थे, मगर फंसे हुए। उसने एक एक करके उन्हें बाहर निकाला, लेकिन जब वो वापस मुड़ रहा था, सुरंग के गहराई से गरज सी उठी। ज़मीन हिली, दीवार पर एक बड़ा सा साया हिला। इंसानी नहीं, कुछ और। सलमान ने पहली बार डर महसूस किया, लेकिन भागा नहीं। कौन है? उसने पुकारा। जवाब में बस गरज और तेज़ हो गई। उसने मजदूरों को बाहर धक्का दिया और खुद मुड़कर उस अंधेरे का सामना किया। रेहान उस्ताद हामिद के साथ रहकर रंगों की दुनिया में खो गया था, लेकिन शीशे का मोती रोज़ नया राज दिखाता। कभी किसी अनजान शहर की दीवार, कभी किसी औरत का चेहरा जो रो रही हो, कभी आग और धुआं। एक दिन उसने मोती को दरिया के पानी के ऊपर रखा। रोशनी पानी से टकराकर मोती में घुसी और सामने एक मंजर उभरा। पहाड़, अंधेरी सुरंग और एक अकेला आदमी जो चट्टान के सामने खड़ा है। रेहान का दिल रुक सा गया। ये सलमान भाई। तस्वीर हिल रही थी, जैसे वक्त जिंदा हो। उसने उस्ताद हामिद को बुलाया। बुजुर्ग ने गौर से देखा, फिर धीरे बोला, बेटा, ये आम चीज़ नहीं, ये दिलों की दूरी मिटाकर मंजरों को जोड़ता है। शायद तुम्हें बुलावा आ रहा है। रेहान ने उस रात नींद ना की। सुबह उसने उस्ताद के पैर छुए। मुझे जाना होगा। उस्ताद ने उसे एक छोटा सा ब्रश दिया। फनकार सिर्फ तस्वीर नहीं बनाता, हकीकत को समझता भी है। जो देखो उसे भूलना मत। रेहान ने मोती सीने से लगाया और पहाड़ की सिमत चल दिया। फैजान जंगल के अंदर और गहरा चला गया था। अब जानवर उसे देखकर भागते नहीं थे, परिंदे उसके करीब बैठ जाते। एक दिन वो उसी हिरन के बच्चे को फिर मिला। अब ठीक था। वो आगे आगे चला, जैसे फैजान को कहीं ले जा रहा हो। चलते चलते वो एक पुराने दरख्त के पास पहुंचे, जिसका तना इतना मोटा था कि 4 आदमी मिलकर भी उसे ना घेर सके। नीचे ज़मीन में एक छुपा हुआ दरवाज़ा सा था, लकड़ी और बेलों से ढका। फैजान ने सिक्का निकाला। सिक्के पर बना दरख्त चमक उठा। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अंदर ज़मीन के नीचे एक छोटी सी दुनिया थी। चमकदार पत्थर, बहते पानी की हल्की धुन और बीच में एक बूढ़ी औरत जो लकड़ी की छड़ी लिए बैठी थी। उसकी आंखें बहुत गहरी और पुरानी सी लगती थीं। देर कर दी तुमने, सिक्के वाले, उसने मुस्कुराकर कहा। फैजान का मजाक करने वाला मिजाज एक पल को गायब हो गया। आप कौन? जंगल की निगहबान। और तुम उन 3 में से एक हो जिनका इंतज़ार था। फैजान का दिल जोर से धड़का। मेरे भाई? रास्ते अलग, किस्मत एक धागे से बंधी, उसने कहा।
जब वक्त आएगा तुम तीनों को मिलकर उस चीज़ का सामना करना होगा जो पहाड़, दरिया और जंगल के दरमियान सोती हुई है। फैज़ान ने हल्का सा हंसा, लेकिन इस बार उसकी हंसी में बेचैनी थी। और वो चीज़ क्या है? बूढ़ी औरत की नज़र गहरी हो गई। लालच और अंधेरा जब सदियों तक जमा हो जाए तो रूह बन जाता है। उसने फैज़ान के सिक्के पर उंगली रखी। सिक्का गर्म हो गया। तुम दिलों को जोड़ सकते हो, दुश्मन को दोस्त बना सकते हो, लेकिन याद रखना, सबसे मुश्किल काम अपने डर को मनाना होता है। फैज़ान ने पहली बार बिना मजाक के सर झुकाया। पहाड़ की सुरंग में सलमान के सामने अंधेरे से दो जलती हुई आंखें उभरी। एक बड़ा सा साया, पत्थर और धुआं से बना हुआ, जैसे पहाड़ का हिस्सा जिंदा होकर उठ खड़ा हुआ हो। उसने लाठी मजबूती से पकड़ी। अगर तो इंसान को नुकसान पहुंचाता है तो मैं रुकूंगा नहीं। साया आगे बढ़ा। सलमान ने लाठी चलाई, मगर लाठी उसमें से गुजरी जैसे धुआं। लेकिन जहां उसका हाथ अंगूठी के साथ लगा, वहां से हल्की सी रोशनी निकली और साए का हिस्सा पिघलने लगा। वो गरजा। उसी वक्त सुरंग के मुंह से एक आवाज गूंजी, सलमान भाई। रेहान दौड़ता हुआ अंदर आया। हाथ में मोती चमक रहा था। उसने मोती को ऊपर उठाया, रोशनी फैली और साए की शक्ल साफ हुई। अंदर पत्थरों में फंसे हुए पुराने औजार, टूटे हुए थैले और इंसानी चीजों का ढेर। ये लोगों का डर और लालच जमा होकर बना है, रेहान ने सांस फूलकर कहा। साया फिर से हमला करने लगा। तभी सुरंग के दूसरे रुख से हंसी की हल्की आवाज आई, अरे भाई, मेरे बिना लड़ाई शुरू कर दी। फैज़ान अंदर घुसा, सिक्का चमकता हुआ। अचानक हवा बदली, गरज कम हुई। साया हिचकिचासा गया, जैसे किसी ने उसका गुस्सा हल्का कर दिया हो। तीनों भाई पहली बार जुड़कर खड़े थे, ताकत, नजर और दिल एक साथ। और असली इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। तीनों भाई एक लाइन में खड़े थे। सुरंग के अंधेरे में उनकी सांसें साफ सुनाई दे रही थीं। सामने वो साया था जो ना पूरी तरह पत्थर था, ना धुआं, बल्कि दोनों का घुला मिला रूप, जैसे सदियों का बोझ और इंसानी खौफ मिलकर जिस्म बना लें। सलमान ने दांतों को भींचा, पीछे रहना दोनों, ये जोर का काम है। रेहान ने सिर हिलाकर मना किया, नहीं भाई, ये तस्वीर अधूरी है जब तक हम तीनों साथ ना हों। फैज़ान ने हल्की सी सीधी सांस ली, जो उसके लिए अजीब बात थी। चलो फिर, जो भी है मिलकर ही निपटा लेते हैं। साया अचानक फैला और दीवार से अलग होकर उनकी तरफ लपका। सुरंग की मिट्टी झरने लगी। सलमान ने अंगूठी वाला हाथ आगे किया। इस बार रोशनी ज्यादा तेज निकली, जैसे अंगूठी उसकी हिम्मत से ताकत ले रही हो। जहां रोशनी लगी, वहां साए का हिस्सा टूटकर जमीन पर पत्थर की तरह गिर गया। लेकिन जितना वो टूटता, उतना ही दूसरी तरफ से घना होता जाता। ये खत्म क्यों नहीं हो रहा? सलमान गरजा। रेहान ने मोती को दोनों हाथों से पकड़ा। ये सिर्फ जिस्म नहीं, एहसास है। उसने मोती को साए की तरफ उठाया। रोशनी गुजरी तो साए के अंदर मंजर उभरने लगे। लोग जो सुरंग में से ज्यादा सोना निकालना चाहते थे, मजदूर जो एक दूसरे को धक्का देकर आगे बढ़ते थे, झूठ, लालच, डर। फैज़ान ने धीरे से कहा, यह पहाड़ का दर्द है और इंसान का भी। साया फिर झपा, इस बार सीधा रेहान की तरफ। सलमान ने उसे धक्का देकर बचाया, लेकिन खुद दीवार से टकरा गया। उसकी सांस रुकी, मगर अंगूठी फिर चमकी। फैज़ान आगे बढ़ा। उसने सिक्का साए की तरफ उछाला। सिक्का हवा में घूमकर रोशनी का गोला सा बन गया। अचानक सुरंग में एक अजीब सा सुकून फैल गया, जैसे तेज बहस के बाद कोई चुप करा दे। साया की हरकत धीमी बढ़ गई। फैज़ान जोर से बोला, बस, हम तुमसे लड़ने नहीं आए। जो तुम हो वो हम ही ने बनाया है। गरज कमजोर हुई। रेहान ने मोती में देखकर कहा, इन्हें रास्ता चाहिए, इन रूहों को सुकून। सलमान ने समझ लिया। उसने लाठी फेंकी और दोनों हाथ जमीन पर रखे। जो हमसे हो सकता है करेंगे, लेकिन किसी को और नुकसान नहीं होगा। रोशनी तीनों चीज़ों से निकलकर एक जगह मिलने लगी। अंगूठी की गर्माहट, मोती की साफ रोशनी, सिक्के की नर्म चमक। साया पीछे हटने लगा, फिर धीरे धीरे टूटकर जमीन पर पत्थर और मिट्टी बन गया। सुरंग की हवा हल्का सा साफ हो गई। एक गहरी सांस जैसी आवाज़ गूंजी, फिर खामोशी। रेहान घुटनों के बल बैठ गया। खत्म? फैज़ान ने आसपास देखा। लगता तो है, और मैं जिंदा हूँ, ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। सलमान धीरे से उठा। उसके चेहरे पर पसीना और मिट्टी थी, लेकिन आंखों में सुकून। नहीं, ये सिर्फ शुरुआत थी। मतलब? रेहान ने पूछा। सुरंग के अंदर की दीवार पर अब एक नया नक्श उभर आया था। 3 लकीरें जो अलग अलग सिमतों से आकर बीच में मिलती थीं, और फिर एक बड़ी सी अंधेरी लहर जो वादी की तरफ जा रही थी। फैज़ान ने धीरे से कहा, यह वापस हमारे घर की तरफ जा रहा है। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। इतने अरसे बाद मिले थे, और अब समझ आ रहा था कि उनका सफ़र अलग अलग सिर्फ इसलिए था ताकि वो वही बन सकें जो इस लम्हे के लिए ज़रूरी था। सलमान ने कहा, नूराबाद खतरे में है। रेहान ने मोती को सीने से लगाया, और शायद सिर्फ हमारा गांव नहीं। फैज़ान ने हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की। तो फिर भाइयों, घर चलते हैं। इस बार कहानी सिर्फ हमारी नहीं होगी। सुरंग से बाहर निकले तो सुबह हो चुकी थी। पहाड़ की चोटी पर सूरज निकल रहा था, लेकिन दूर वादी की सिमत आसमान पर हल्की सी स्याही तैर रही थी, जैसे धुआं हो जो हवा में घुला हो। 3 साए पहाड़ से नीचे उतरने लगे। अब अलग अलग मुसाफिर नहीं, बल्कि एक ही किस्सा के 3 हिस्सा, जिनका इम्तिहान अब असल रूप लेने वाला था। पहाड़ से नीचे उतरना चढ़ाई से ज्यादा मुश्किल था।
पत्थर फिसलते, मिट्टी खिसकती और नीचे वादी पर मंडराता हुआ हल्का सा सियाह धुंध का पर्दा उन तीनों के दिल पर बोझ बनकर बैठ गया था। अब वो सिर्फ भाई नहीं, एक जिम्मेदारी का बोझ उठाने वाले थे। रास्ते में सलमान ने पूछा, फैज़ान, जंगल वाली औरत ने और क्या कहा था? फैज़ान कुछ देर चुप रहा, जो उसके लिए गैर मामूली बात थी। उसने कहा था कि जब 3 निशानियां एक जगह चमकेंगी, पुरानी नींद टूट जाएगी। शायद वो इसी चीज़ की बात कर रही थी। रेहान ने धीरे से कहा, मोती जब मंजर दिखाता था, अक्सर पानी, पहाड़ और दरख्त एक साथ नजर आते थे, जैसे ये 3 जगह मिलकर कुछ बंद कर रही हों। सलमान ने गहरी सांस ली, और अब वो बंद टूट रहा है। 3 दिन के सफ़र के बाद वो वादी के करीब पहुंचे। पहले सब्ज खेत दिखते थे, लेकिन अब फसलों पर हल्की सी पीली परत थी, जैसे पौधों की जान निचोड़ी जा रही हो। दरिया का पानी जो पहले नीला था, अब थोड़ा मध्यम लग रहा था। नूराबाद नजर आया तो तीनों के कदम धीमे हो गए। गांव के लोग घबराए हुए थे। बच्चे कम खेल रहे थे, बुजुर्ग आसमान की तरफ देख देख कर दुआ कर रहे थे। गांव का पुराना कुआं आधा सूख गया था। चौधरी रहमत, जो गांव का बड़ा था, उन्हें देखकर दौड़ता हुआ आया। तुम लोग, अल्लाह का शुक्र है तुम आ गए। सलमान ने उसके कंधे पकड़े। क्या हो रहा है? रात को जमीन से आवाज आती है, जैसे कोई भारी चीज घसीट कर चल रही हो। 2 बकरियां गायब, पानी का जायका बदल गया, और कल रात उसकी आवाज लरस गई। जमीन के नीचे से रोशनी निकली। रेहान ने मोती निकालकर आंखों के सामने किया। इस बार बिना रोशनी के भी उसमें हल्की सी गर्दिश थी, जैसे धुंध के अंदर कुछ घूम रहा हो। फैज़ान ने सिक्का पकड़ा। सिक्का ठंडा था, पहली बार। ये बुरा इशारा है, उसने धीरे से कहा। उस रात तीनों भाई अपने पुराने घर की छत पर बैठे, वही घर जहां बचपन में सितारे गिना करते थे, मगर आज आसमान साफ होने के बावजूद उन्हें हल्का सा धुंधला लग रहा था। अचानक जमीन हल्की सी हिली, फिर दोबारा, फिर नीचे से वही आवाज, घिसी हुई, भारी, दर्द भरी। रेहान ने मोती जमीन की तरफ रखा। मंजर उभरा। वादी के बीच, जहां पहाड़ का पानी, जंगल की जड़ें और दरिया की शाख मिलती थीं, वहां जमीन के नीचे एक सियाह गोला सा धड़क रहा था। ये दिल जैसा लग रहा है, रेहान ने कहा। दिल नहीं, सलमान बोला, जख्म। फैज़ान खड़ा हो गया। और जख्म को या तो भरा जाता है या फटने दिया जाता है। कैसे भरें? रेहान ने पूछा। सलमान ने अंगूठी को देखा। पहाड़ की ताकत से बंद कर सकता हूं, लेकिन अकेला नहीं। रेहान, मैं उसका असल रूप दिखा सकता हूं। फैज़ान, और मैं शायद इसकी नफरत को हल्का कर सकता हूं। तीनों एक साथ बोले, चलो। वो गांव के बीच से गुजरे। लोग उन्हें देखकर पीछे हट गए, जैसे समझ रहे हों कि ये आम सफ़र नहीं। वादी के मरकज़ पर मिट्टी थोड़ी धसी हुई थी। बीच में दरार सी थी, जहां से हल्की सियाह धुआं निकल रही थी। सलमान आगे बढ़ा। उसने दोनों हाथ ज़मीन पर रखे। अंगूठी जल उठी। पत्थर हिलने लगे, जैसे पहाड़ दूर से जवाब दे रहा हो। रेहान ने मोती दरार के ऊपर रखा। रोशनी नीचे घुसी। अंदर मंजर उभरा। सदियों पुरानी लड़ाई। लोग ज़मीन के नीचे से दौलत निकालते, जंगल काटा जाता, पानी मोड़ा जाता। हर जुल्म का एहसास इस अंधेरे में जमा होता गया था। फैज़ान ने आंखें बंद करके सिक्का सीने पर रखा। उसने उन सब लोगों को याद किया जिन्हें उसने हंसाया, जिन जानवरों को बचाया, जिन अजनबियों से दोस्ती की। उसका दिल धड़का। फिर सिक्का नर्म रोशनी देने लगा। ज़मीन ज़ोर से हिली, दरार फैली। एक सियाह धुंध का बड़ा सा भंवर बाहर निकला, लेकिन इस बार वो बेहोशी से नहीं, जैसे दर्द में हो। रेहान चीखा, ये दर्द है, दुश्मनी नहीं। सलमान गरजा, तो फिर इसे जगा दो, लड़ाई नहीं। फैज़ान ने ज़ोर से कहा, हम सुन रहे हैं। तीनों की रोशनी एक साथ मिली। सियाह धुंध टूटने लगी। उसमें से चेहरे, यादें, दर्द के टुकड़े रोशनी में घुलने लगे। आवाज़ जो गरज थी, धीरे धीरे सिसकियों में बदल गई, फिर हवा में बिखर गई। ज़मीन की दरार धीरे धीरे बंद होने लगी। हवा साफ हो गई। दूर से दरिया की आवाज़ फिर से साफ सुनाई दी। गांव वालों ने देखा कि आसमान का रंग हल्का नीला हो गया है। रेहान थक कर बैठ गया, सलमान घुटनों पर। फैज़ान पहली बार बिल्कुल खामोश। कुछ देर बाद फैज़ान हंसा, हल्का सा। लगता है इस बार सच में बच गए। सलमान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। नहीं, इस बार समझ गए। रेहान ने मोती देखा। अब वो बिल्कुल साफ था, अंदर सिर्फ रोशनी। सुबह तक नूराबाद में फिर से हवा में मिट्टी और पानी की असली खुशबू थी। खेत धीरे धीरे सब्ज होने लगे। कुआं का पानी ऊपर आ गया। लोग कहते थे कि उस रात वादी ने गहरी सांस ली थी। 3 भाई गांव के किनारे बैठकर सूरज निकलता देख रहे थे। फैज़ान बोला, अब क्या, फिर अलग अलग सफ़र। सलमान ने मुस्कुराया, अब जहां ज़रूरत होगी वहां जाएंगे। रेहान ने कहा, मगर इस बार भटक कर नहीं, समझ कर। तीनों ने एक साथ उगते सूरज को देखा। उनकी चीज़ें अब आम लग रही थी। एक अंगूठी, एक मोती, एक सिक्का। लेकिन असली ताकत अब उन चीज़ों में नहीं, उन तीनों के दरमियान थी।
और वादी की हवा ने उनका किस्सा याद रख लिया। 3 भाई जो अलग अलग चले, मगर वापस एक रोशनी बनकर आए।